नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है समास। इससे पहले हमने दो टॉपिक खत्म किए हैं जिसमें हमने पढ़ा है वर्णमाला। वर्णमाला समझा है, उसके बाद हमने समझा है संधि। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा समास। पहले दो वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो होगा समास। तो क्वेश्चन में आता है समास क्या है। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है क्या। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेप। संक्षेप या संपूर्ण पद। संक्षेप अथवा संपूर्ण पद। चलिए इसका मतलब क्या है आगे समझते हैं। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम समास। यानी जो दो शब्द मिलेंगे उनसे मिलने वाला जो बनने वाला जो शब्द है वो सार्थक होना चाहिए। इसी तरीके से हमने संधि पढ़ा था। संधि में हमने पढ़ा था वर्णों के मेल से बनता है संधि। चलिए अब इसके कुछ भेद समझ लेते हैं। तो हमने इसमें समझा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनेगा सार्थक शब्द, उसे कहेंगे हम समास। चलिए आगे समझते हैं क्या होता है समास के भेद। तो समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। कहीं कहीं पर 4 लिखा होता है, कहीं कहीं पर 6 लिखा होता है। क्यों होता है 4 और क्यों होता है 6, आगे इस टॉपिक में हम समझेंगे। चलिए पहला जो हमारे पास आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है। अव्ययी भाव का मतलब है अव्यय। अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो। व्यय का मतलब होता है खर्च होना, और आ का लग जाए इसका मतलब नहीं खर्च हो, यानी जो खर्च ना हो, यानी जिसका पहला पद प्रधान हो और वो खर्च ना हो, यानी उसको खर्च होने से मतलब है वो बदले ना, किसी लिंग वचन काल कारक में बदले ना। जैसे प्रति, जो हमारे पास प्रति आता है तो वो हो जाता है हमारे पास अव्ययी। ये हमारा जो पहला वाला है ये हमारा प्रधान है, और ये आजन्म, यानी जो आ है वो प्रधान है। तो यानी जो पहला पद प्रधान रहता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, तो वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास। चलिए यहाँ पर हमने समझ रखा है, ऐसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अव्ययी का मतलब जो आ खर्च, यानी जो खर्च ना हो, और भाव का मतलब उत्पन्न या पाया जाना। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जैसे लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयों का कब होगा, जब दोनों बराबर के होंगे। जब बराबर के होंगे यानी दोनों आपस में लड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहचानने का इसका तरीका क्या है, और आ जाए या डैश आ जाए, ये यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो हम आंख बंद कर कर लगा देंगे कि उसमें कौन सा समास होगा। जो समास होगा वो हमारा होगा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व है तो इसका मतलब दोनों पद प्रधान होंगे, पहला या उत्तर पद। तो पहला को कभी कभी प्रथम पद, पहला पद या पूर्व पद, 3 नाम से जानते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो हमारे पास है वो होगा हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस तरीके से मैंने द्वंद्व समास समझा, और आए योजक है या का प्रयोग है, इसी तरीके से कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब जो कर्म को धारण करे। कर्म को धारण का मतलब जिसके अंदर कोई गुण हो या गुड़ी हो, उपमेय हो, उपमान हो, ऐसी चीजें अगर आ जाती हैं और तभी वो कहलाएगा हमारा कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है दूसरा पद प्रधान होता है, या उत्तर पद या दूसरा पद या द्वितीय पद, 3 नाम से पूछे जाते हैं। तो इनको याद रखना। कभी कभी उत्तर आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर का मतलब ही दूसरा है या द्वितीय है, यानी दूसरा पद प्रधान। जैसे नील कमल। नील क्या है, नीला है, कमल है, नीला है जो कमल। उसके बाद चरण कमल, चरण जैसा कमल। उसके बाद महान है पुरुष। तो यहाँ महान क्या है, गुण बता रहा है। चरण क्या बता रहा है, कमल जैसा, कोमल है। नील कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर कलर बता रहा है। कलर का मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी का मतलब कोई विशेषण है। तो विशेष यानी गुण, गुड़ी या उपमेय, उपमान, अगर हमारे पास इस तरीके से आते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। जो अगला हमारे पास है वो होता है द्विगु समास। अब द्विगु से ही पता चल रहा है, द्विगु का मतलब दुई। दुई का मतलब कोई गिनती आ जाए, 1 2 3 4, इस तरीके से अगर गिनती आती है तो आंख बंद करके हम लगा देंगे वो कौन सा समास होगा,
द्विगु समास। और द्विगु समास में भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद। अब यही चीज़ें दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है दूसरा और उत्तर पद में, कि दोनों में अब अंतर कैसे पता लगेंगे, क्योंकि दोनों उत्तर हैं। तो ये दोनों निकले हुए हैं हमारे तत्पुरुष समास से। तो आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसमें बताएंगे कि यही दोनों मिलकर हमारे चार समास हो जाते हैं। कहीं कहीं पर ऑप्शन में छः आते हैं। अगर छः आते हैं तो आप छः लगाइएगा, नहीं तो आप चार लगाइएगा। अब द्विगु समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चौराहा, चौ मतलब चार, चार रास्तों का जो समूह होता है उसे हम चौराहा कहते हैं। इसीलिए पंच मणि, पंच का मतलब पांच, यानी अगर द्वि आया यानी गिनती आई, द्वि चार सप्त, तो ये सब हमारे कौन से समास होंगे, वो हमारे होंगे द्विगु समास। ट्रिक क्या है, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। चलिए यहाँ तक हमने समझा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं कहीं पर आ जाता है कि एक से दस को आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये कोई समास नहीं होगा। लेकिन जैसे 11 बोला, 11 बोला 10 और 1, तो और आया यहाँ पर द्विगु समास हुआ। 20, 20 को आप तोड़ नहीं चल सकते हैं, 10 और 10 नहीं बोलेंगे। ठीक है, 21 आया तो 20 और 1 21, इस तरीके से बोलेंगे। यानी जो होल नंबर, यानी 20 30 40 100 200 500 1000, इनमें कोई समास नहीं ढूंढेंगे। बाकी जितने भी आएंगे सारे में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है, इसमें ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद, यानी ना तो प्रथम या पूर्व पद या अथवा उत्तर या द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें प्रधान कौन होता है, किसी तीसरे को संबोधित करता है, इसलिए यहाँ पर तीसरा या कभी कभी अन्य पद प्रधान होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे पंकज, पंकज का मतलब होता है, पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब कीचड़, कच का मतलब पैदा होने वाला, यानी जो कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात क्या होता है हमारा कमल। मृगेंद्र, मृग का इंद्र, यानी मृगों का राजा, इंद्र का मतलब राजा। मृगों का राजा कौन होता है, शेर होता है, सिंह होता है। चलिए यहाँ चीज हमने समझ लिया कि जब तीसरे को संबोधित करता है तो हमारा बहुब्रीहि हो जाता है। गुड़ गुड़ी आ जाता है तो कर्मधारय, यानी किसी कर्म को धारण कर लेता है। द्वंद्व आ गया यानी लड़ाइयाँ हुई, यानी डैश या और शब्द अगर बीच में प्रयोग होते हैं तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। अब व्यय भाव में समझा, जो व्यय ना हो, तोड़ो और उसको खर्च ना कर पाओ, तो वहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास। अब क्वेश्चन आता है कि प्रियोरिटी कैसे देनी होती है। कहीं कहीं बहुब्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में दो समास है, एक कर्मधारय भी है और एक बहुब्रीहि भी है। अब लगाएंगे किसे, अगर उसमें बहुब्रीहि नहीं होगा तो आप कर्मधारय लगाएंगे, अगर बहुब्रीहि है तो आप पहले बहुब्रीहि को लगाएंगे। ये इसकी प्रियोरिटी होती है। इन दोनों में कोई नहीं है तो आप तत्पुरुष समास लगाएंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास के ही भेद कौन से हैं, कर्मधारय और हमारा द्विगु समास, क्योंकि वहाँ पर भी द्वितीय पद प्रधान होता है, यहाँ पर भी द्वितीय। चलिए अब छठा जो हमारे पास है और अंतिम, छठा में क्या होता है, जो हमारे पास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें भी उत्तर और दूसरा पद, तो तीन हमारे हो गए। अब तत्पुरुष से ही निकले हुए हमारे कौन से दो समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, और दोनों में उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्योंकि इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक समानाधिकरण और दूसरा होता है हमारा समानाधिकरण, और जो दूसरा होता है हमारा व्यधिकरण। आगे समझेंगे। तो समानाधिकरण का मतलब जिसके आधार समान है, आधार समान का मतलब है दोनों पद के आधार समान है, दोनों में उत्तर पद ही हमारे पास है। क्लियर। चलिए व्यधिकरण के बारे में समझेंगे। व्यधि का मतलब उसके अंदर कोई विकार आ जाना। अब विकार कैसे आएंगे, ये सब हमारे व्यधिकरण के अंदर आते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अब इसको पहचानेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। कर्म में क्या आएगा, को विभक्ति का लोप होगा। तो याद रखिएगा कर्म में क्या होगा, को विभक्ति का लोप होगा। जैसे गगन को चूमने वाला, तो आपके ऑप्शन में आएगा गगन चुंबी। गगन चुंबी में कौन सा, जो गगन को चूमे, यानी वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्लियर। चलिए तत्पुरुष में भी अगर उसमें कर्म तत्पुरुष है तो आप कर्म तत्पुरुष को लगाएंगे, तत्पुरुष का ही पार्ट है वो। चलिए अगला देखते हैं करण तत्पुरुष। करण में क्या होता है, से
या के द्वारा का लोप होता है। जैसे करुणा से पूर्ण, दोनों को जोड़ने में, यानी करुणा से वो भरा हुआ है, यानी दोनों आपस में मिले हुए हैं। से अलग वाला अलग है, से कहीं कहीं आ जाता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो अलग कारक है। जब वो अलग आव के रूप में आता है तो वो अपादान हो जाता है। जब वो दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हों, किसी के द्वारा होता है, तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन में इस तरीके से आएगा, अगर तत्पुरुष है तो तत्पुरुष बताएंगे, अन्यथा हम करण तत्पुरुष बताएंगे। अगला इसी में आ जाता है हमारा अपादान कारण। अपादान का मतलब अलग होना। अलग होने से मतलब है वहाँ पर कौन सी विभक्ति का लोप होगा? से विभक्ति का लोप होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, धन से हीन, यानी धन उसका क्या हो गया है? हीन हो गया है, यानी खाली हो गया है, यानी धनहीन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हमारा संप्रदान। जिसे पता हुआ है संप्रदान, सम मतलब अपने प्रेम से जब कोई चीज दान दिया जाता है। जैसे राजा ने गरीबों को कपड़े दान किए। अब यहाँ पर को भी आया तो वहाँ पर कर्ता ने कर्म को होना चाहिए था, बट कर्म ना होकर यहाँ पर सा प्रेम दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा दिया गया है? संप्रदान कारक। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं संप्रदान कारक से। आप क्वेश्चन को पढ़ें, अगर उसमें लगे कि इसको दान के रूप में कोई चीज दिया जा रहा है, इसका मतलब वो कौन सा है? संप्रदान कारक। यानी अपनी स्वेच्छा से जब कोई चीज दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। चलिए आगे देखते हैं प्रयोगशाला के लिए शाला यानी प्रयोगशाला। अगला संबंध कारक। संबंध से पता चल रहा है कि किसी ना किसी से संबंध हो। संबंध जैसे राजा का पुत्र, माता का बेटा। इसी तरीके से हमारे पास का की के का लोप होता है। आप उसे बोलेंगे तो उसे का की के का लोप होगा। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। और हमारा जो अंतिम है वो होता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होगा? में और पर का लोप होगा, यानी किसी का आधार होना चाहिए। अधिकरण का मतलब उसमें आधार होना चाहिए। किसी चीज को कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। जैसे शोक में मग्न, वो मग्न किस में है? शोक में मग्न है, यानी उसका आधार क्या है? शोक है। तो यहाँ में शब्द का लोप था शोक मग्न में, इसलिए कौन सा कारक हो गया? हमारा हो गया अधिकरण कारक। चलिए अब आ जाता है कि तत्पुरुष के भेद कितने होते हैं। तो तत्पुरुष के जो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। उसके उपभेद कितने होते हैं? तो 6 हमारे व्यधिकरण के प्लस 2 हमारे समानाधिकरण के। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8। क्लियर? जो अगला हमारे पास है समानाधिकरण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? दिव्य और कर्मधारय। क्लियर? अब व्यधिकरण के भेद कितने होते हैं? 6 अभी मैंने पढ़ा, जो कर्ता कर्म करण। उसके बाद कारक कितने होते हैं? 8। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, उसके बाद अधिकरण में पर, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के रूप में, संबंध में काकी के, और संबोधन में है हो हरे या भो। अब इसको नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये हटा दिया है। चलिए आगे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि प्रैक्टिस जाने कि हम लोगों ने क्या सीखा। अभी मैंने बताया 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं हमारे पास? समास बनते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार भी है, विच्छेद भी है, विग्रह है। तो बच्चे विग्रह लगा के चले आते हैं, बट विग्रह ना होकर हमारा संक्षेप होगा। इसी तरीके से हमारे निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव है? अव्ययी भाव मतलब प्रतिदिन। अब प्रति को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जब हम वहाँ पर संज्ञा सर्वनाम बताएंगे, अव्यय के बारे में बताएंगे, तो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं, कौन सा होता है? चलिए देखते हैं। उत्तर पद मतलब दूसरा पद। दूसरा पद में कौन कौन से होते हैं? बहुब्रीहि में तो अन्य पद होते हैं। अब एक तत्पुरुष है और एक कर्मधारय है और एक द्वंद्व है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, अगला हमारे पास, क्योंकि तत्पुरुष समास से हमारे निकले हुए कौन से हैं? कर्मधारय, तो कर्मधारय भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? कर्मधारय का मतलब कर्म को धारण करे, यानी उसके अंदर गुण आए। गुण को आने का मतलब है वो नील। तो अगला हमारे पास जो है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी मैंने बताया दोनों पद का मतलब दोनों में लड़ाइयाँ हो गई। लड़ाइयाँ का मतलब द्वंद्व हो गया। द्वंद्व का मतलब द्वंद्व समास। इसी तरीके से जितेंद्रिय, इसी तरीके से हमारे देवासुर, देशांतर,
से एग्जाम्पल सारे लिखे हुए हैं। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण ढूंढने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, या ढूंढे या डैश वाला ढूंढे और उसको लगाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो अगली क्लास होगी हमारी वो होगी शब्द के भेद। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।